नमस्कार। दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। फिल्मी गाने की इस एक लाइन ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के वास्तविक इतिहास को पूरी तरह झूठ की बुलंद इमारत के तहखाने में दफन कर दिया। आइए तत्कालीन परिस्थितियों की मीमांसा करें और उस सच्चाई पर नजर डालें जिसे भारतीय इतिहासकारों ने जानबूझकर अचर्चित रखा। वे सब लेखक महानुभाव वास्तविकता जानते थे, किंतु योजनाबद्ध उसे दर्शाया नहीं गया, कहीं लिखा नहीं गया। आज हम जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है मोहन सिंह। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में मोहन सिंह मलाया में लड़ रही ब्रिटिश भारतीय सेना की पंजाब बटालियन में कप्तान थे। जितरा में कप्तान मोहन सिंह की 1/14 पंजाब रेजिमेंट को हार का सामना करना पड़ा और मोहन सिंह को जापानी फौज ने हिरासत में ले लिया। जापान के चतुर सुजान जनरल फूजीमोरी को हैरत इस बात की थी कि अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में जो शौर्य और पराक्रम दिखा रहे थे वे भारतीय थे। वे ही भारतीय जिन्हें अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था। फूजीमोरी ने मलाया में एक गदर पार्टी के संचालक प्रीतम सिंह से मोहन सिंह की भेंट करवाई। कहा जाता है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वह विद्रोह कर देगा। वही हुआ। मोहन सिंह की आंखों पर चढ़ा हुआ चश्मा उतर गया और अब तक अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले मोहन सिंह ने दिसंबर 1941 में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का झंडा बुलंद करते हुए तत्कालीन भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना बनाने का निश्चय किया। उसका नाम रखा गया INA, इंडियन नेशनल आर्मी। सिंगापुर में अंग्रेजों की हार के बाद जापान में 17 फरवरी 1942 को फूजीमोरा और मोहन सिंह ने पराजित भारतीय बटालियनों 1/14 पंजाब और 5/14 पंजाब को सिंगापुर के एक विशाल उद्यान में संबोधित किया। जनरल फूजीमोरा ने भारत की मुक्ति के लिए सेना में शामिल होने के लिए भारतीय सैनिकों को स्वेच्छा से आमंत्रित किया। फूजीमोरा ने युद्धबंदियों की सेना की कमान मोहन सिंह के हाथ में सौंपते हुए मोहन सिंह को भाषण के लिए आमंत्रित किया। मोहन सिंह ने अपने जोशीले भाषण के बाद सभा में उपस्थित युद्धबंदियों से पूछा कि भारत की स्वतंत्रता की खातिर कौन कौन इस मुक्ति सेना में सम्मिलित होना चाहते हैं और स्वेच्छा से देश की खातिर बलिदान देने हेतु स्वयं सेवक बनना चाहते हैं। भाई मोहन सिंह ने 1973 में अपने संस्मरण में लिखा कि सभी सैनिकों से एक सहज प्रतिक्रिया थी। हाथों को उठाने के साथ साथ हवा में हजारों पगड़ियां और टोपी उड़ा दी गईं। सैनिक इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ उत्साहित होकर नाच कूद रहे थे और इस तरह 17 फरवरी 1942 को उस सभा में जब मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाने का इरादा घोषित किया तो उद्यान में मौजूद लगभग 45,000 युद्धबंदियों में से आधे से ज़्यादा ने आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने का प्रण दिया। इस सभा के बाद जापान के जनरल फूजीमोरा के सहयोग से अप्रैल 1942 में आज़ाद हिंद फौज का औपचारिक गठन हुआ और मोहन सिंह उसके प्रथम जनरल नियुक्त हुए। जनरल मोहन सिंह ने अपने अधिकारियों की प्रथम बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर घोषणा की कि जाति, समुदाय या धर्म के सभी मतभेदों से ऊपर है भारतीयता एवं स्वतंत्रता हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस संकल्प में यह भी था कि आज़ाद हिंद फौज केवल तभी युद्ध करेगी जब कांग्रेस और भारत के लोग इसे समर्थन देंगे। यह तो हुई आज़ाद हिंद फौज के गठन की कहानी। अब जानते हैं कि इसका विस्तार कैसे हुआ। महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने मई 1942 में आयोजित अपने सम्मेलन में मोहन सिंह को आमंत्रित किया, जहां भारतीय स्वतंत्रता लीग को सर्वोच्च निकाय बनाया गया और आज़ाद हिंद फौज INA को इसके मातहत रखा गया। आज़ाद हिंद फौज के पहले प्रभाग में लगभग 16,000 सेनानी शामिल थे। इन्हें 650 सैनिकों की 12 बटालियनों में बांटा गया था।
5 सितंबर 1942 को बटालियन और रेजिमेंट कमांडरों को नियुक्त किया गया एवं 8-9 सितंबर को उन्होंने दायित्व ग्रहण किए। रास बिहारी बोस एवं मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज की संयुक्त रूप से सलामी ली गई। जनरल मोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में INA ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों का आयोजन किया। इतना ही नहीं तो लगातार ब्रिटिश सेना से भारतीय सैनिकों का पलायन शुरू हो गया। इन नए आए सैनिकों को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाने लगा, किंतु इसके बाद मोहन सिंह और जापानी सेना नायक जनरल फुजिमोरा के बीच मतभेद गहराने लगे। देशभक्त मोहन सिंह इस बात के विरोधी थे कि आज़ाद हिंद फौज को जापानी सेना की एक रेजिमेंट या डिवीजन समझा जाए। वे आज़ाद हिंद फौज को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, किंतु जापानी आज़ाद हिंद फौज को अब जापानी सेना का अंग घोषित करना चाहते थे। अंतर विरोध इतना बड़ा कि दिसंबर 1942 में मोहन सिंह को जापानी सैन्य पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया एवं INA को जापान द्वारा दिया गया समर्थन वापस ले लिया गया। जनरल मोहन सिंह की गिरफ्तारी के बाद भारतीय स्वतंत्रता लीग के नेता के रूप में रास बिहारी बोस ने 1942 और फरवरी 1943 के बीच आज़ाद हिंद फौज को विघटित नहीं होने दिया एवं उसे जोड़ के रखने के लिए जापानियों से वार्तालाप कर लेफ्टिनेंट कर्नल कियानी की कमान में जीवित रखा। इसके आगे की कहानी सर्वविदित है। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी के साथ जापान का समझौता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जर्मनी से सिंगापुर पहुंचकर रास बिहारी बोस से आज़ाद हिंद फौज का प्रभार ग्रहण करना। मोहन सिंह द्वारा विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित, पूर्ण रूप से संगठित आज़ाद हिंद फौज ने सुभाष चंद्र बोस की कमान में आने के बाद किस तरह अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, इस पर भी काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम जनरल मोहन सिंह। हिटलर ने जब उन्हें इनाम देना चाहा तो सरदार जी ने कहा कि हमें अच्छे से अच्छे हथियार दीजिए, क्योंकि हमें सुभाष चंद्र बोस जी जैसे देशभक्त के नेतृत्व में अपने देश को आज़ाद करवाना है। हिटलर ने फिर उन्हें जो हथियार दिए वही हथियार आज़ाद हिंद फौज ने इस्तेमाल किए। और सच्चाई तो यह है कि रंगून में 50,000 से ज़्यादा अंग्रेजी फौज के मारे जाने के बाद ही अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला लिया था। अंत में चलते चलते अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने विद्रोह न किया होता, अगर भारतीय सैनिक अंग्रेजों के पिट्ठू ही बने रहते, उनकी तरफ से ही लड़ते रहते, तो क्या अंग्रेजों के हौसले पस्त होते? क्या वे कभी भारत को स्वतंत्र करने की सोचते? तो भारत की आज़ादी का वास्तविक श्रेय किसको? नमस्कार।